दोस्तों, आप सबका स्वागत है हजेला आईएएस यूट्यूब चैनल पर। इतिहास के एक नए पन्नों के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में या ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने मध्यकालीन इतिहास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। एक ऐसी कहानी जो आपके दिलों तक होगी। आई होप, यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाक्य तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। इतना ही नहीं, आपने यह वाक्य भी सुना होगा कि राजा को जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। हां दोस्तों, मैं उसी शख्स के बारे में बात कर रहा हूं जिसे इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, जिसका शुरुआती नाम जौना खान रहा। तो आखिर मोहम्मद बिन तुगलक हैं कौन और तुगलक साम्राज्य का भारत के इतिहास में योगदान क्या रहा, एक एक करके हम सभी पन्नों को घेरेंगे। परंतु सबसे पूर्व हम यह देखने की प्रयास करते हैं कि तुगलक साम्राज्य की स्थापना आखिर हुई कैसे। दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई। गियासुद्दीन तुगलक ने जब इस साम्राज्य की स्थापना की, वह काफी शक्तिशाली रहे और अपने इस साम्राज्य को काफी तेजी से विस्तार किया। उन्होंने न केवल उत्तर पश्चिम खुरासान में युद्ध लड़ा, परंतु उन्होंने कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण शहरों का भी निर्माण करवाया, जिनमें से सर्वप्रथम तुगलकाबाद है। दोस्तों, यह वही तुगलकाबाद है जो आज दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। इन्होंने न केवल यह कार्य किया, इसके साथ साथ इनके बारे में अगर हम जानकारी की बात करें तो तुगलकनामा जो अमीर खुसरो द्वारा रचित पुस्तक है, उसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि गियासुद्दीन तुगलकनामा का कोई शासक रहा है जिसने तुगलक साम्राज्य की स्थापना रखी। इतना ही नहीं, इनके कंटेम्पररी रहे चिश्ती सिलसिला के निजामुद्दीन औलिया साहब। आपको पता होगा, यह इतने प्रसिद्ध रहे कि आज इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए निजामुद्दीन टर्मिनस दिल्ली में बनाया गया है। तो आखिर निजामुद्दीन औलिया थे कौन? और हमने शुरुआत में एक वाक्यांश देखा दोस्तों, जिसे कहा गया कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ। यह वास्तविकता में वाक्यांश कहने वाले शख्स रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। यह ऐसा कहा जाता है, एक ऐसी कहानी है जिसमें यह माना जाता है कि जब तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया जा रहा था गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, पूरे संपूर्ण दिल्ली साम्राज्य के जितने भी कारीगर रहे उन सबको बुलाकर उन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना करने को कहा। परंतु निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती सिलसिला के एक सूफी संत रहे, उन्होंने उस वक्त दिल्ली में एक प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण करने के लिए कुछ लोगों का गुहार लगाया। परंतु अंत में गियासुद्दीन तुगलक ने उनकी प्रसिद्धि से जलते हुए उनको किसी भी मजदूर या कारीगर को सुपुर्द करने से मना कर दिया। अंत में निजामुद्दीन औलिया के कहने पर कई सारे सूफी संत को मानने वाले अनुयायी उनके पीछे चल पड़े और बावड़ी का निर्माण करने लगे। इस वाक्यांश से गियासुद्दीन तुगलक इतना ज्यादा चिढ़ गया और उसने आदेश दे दिया कि उसके दिल्ली आने से पूर्व निजामुद्दीन औलिया साहब दिल्ली को छोड़कर चले जाएं। परंतु उसी वक्त निजामुद्दीन औलिया साहब ने यह कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ। इसका अर्थ है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और यह कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक जब खुरासान से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तब दिल्ली के प्रवेश द्वार के दौरान ही ऊपर का छज्जा गिरने के कारण गियासुद्दीन तुगलक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तुगलक साम्राज्य की स्थापना या तुगलक साम्राज्य की राजगद्दी पर शासन देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसा कई बार कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही बुद्धिमान थे, परंतु एक ऐसे शासक है जो सही कारणों से सही समय के में उनकी नीतियां कारगर नहीं हुई। कहा जा सकता है उनके लिए कि उनके लिए समय खराब था, परंतु उनकी नीतियां नहीं। उन्होंने कई सारी नीतियों में बदलाव किया। दोस्तों, जब मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य रहा, उस दौरान उन्होंने कई सारे शहरों का निर्माण करवाया, जिनमें से सर्वप्रथम जो बहुत प्रसिद्ध रहा है जहानाबाद शहर का निर्माण कराया, जो दिल्ली के करीब ही है। और उन्होंने न केवल यह करवाया, उनकी कई सारी ऐसी नीतियां रहीं जो उनके प्रति ही वापिस से लौट आई, यह कहा जा सकता है कि बैकफायर हो गई। इतना ही नहीं, पहली पॉलिसी अगर हम उनकी गौर से देखें तो उन्होंने चांदी के टांका यानी चांदी के सिक्के की जगह पर उन्होंने कॉपर यानी तांबा का टांका, और इतना ही नहीं, उन्होंने पीतल टांका लगाया, टांका का प्रचलन किया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में चांदी की कमी हो गई थी और इतना ही नहीं, दिनार यानी सोने के सिक्के की भी कमी थी। और इनको प्रेरणा मिलती है
आपके चीन से। चीन में पहली बार टोकन करेंसी यानी आभासी मुद्रा चलाया गया था। उसी की दर्ज पर मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। परंतु दोस्तों, प्रॉपर रेगुलेशन यानी एक व्यवस्थित तरीके से विनियमन की कमी होने के कारण यह बैकफायर कर जाता है। लोगों ने अपने घर में ही तांबा और पीतल के सिक्के छापना चालू कर दिए और इससे यह हुआ कि मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा तीव्र गति से बढ़ी कि अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को मजबूरी में अपने इस निर्णय को वापस लेना पड़ा। परंतु इसका दोहरा हार कैसे माना जाता है? उनके द्वारा यह कहा गया कि तांबा और पीतल के सिक्के के बदले में चांदी के टांका दिए जाएंगे और इससे उनके राजस्व में बहुत बड़ा खतरा भी हुआ। उनकी दूसरी नीति रही जब उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी हस्तांतरित की। इसके दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला, उत्तर पश्चिम से होने वाले मंगोल आक्रमण और दूसरा, दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की, जो महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध जगह रहा। परंतु उनके रास्ते में आते हुए इतनी कठिनाइयां हुई कि कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग उस यात्रा में चले और अंततः 10,000 से 20,000 लोग थे और मजबूरी में इन्हें अपनी राजधानी वापस से दिल्ली बनानी पड़ी। तो यह दूसरी घटना रही। तीसरा, उन्होंने इस घटना के कारण जो राजस्व में कमी आई थी उसमें बढ़ोतरी के लिए गंगा यमुना द्वाब पर, दोस्तों द्वाब वह होता है जहां दो नदियों के क्षेत्र होते हैं, इसी गंगा यमुना द्वाब में अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण उन्होंने भाग बहुत ज्यादा लगाए, यानी कर व्यवस्था बहुत ज्यादा लगाई, राजस्व बहुत ज्यादा लगाया, जो लगभग 50% से भी ज्यादा था। और यही कारण है कि कृषकों द्वारा यह देने में असमर्थ रहे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब उन्होंने यह पॉलिसी लाई, नीति लाई, उसी समय फेमाइन आ गया, यानी अकाल पड़ गया और सूखा भी की मार पड़ी और उनका यह प्रयास भी असफल रहा। और आक्रोश में भरे हुए कृषकों को सांत्वना देने के लिए उन्होंने एक विभाग की स्थापना की जिसे कहा जाता है दीवाने को ही। यह ऐसा विभाग था जो कृषि से संबंधित कार्यों के लिए बनाया गया था। इतना ही नहीं, इसी विभाग द्वारा तकवी नामक एक कर दिया जाता था। यह कर कृषि संबंधित चीजों के लिए दिए जाने वाला कर था। तो एक तो राजस्व नहीं आया, दूसरा जो खजाना था वह भी खाली हो गया। उनकी तीसरी नीति रही। तीसरी नीति के बाद अगर हम चौथी नीति की बात करते हैं तो उनके द्वारा खुरासान, कराचिल में युद्ध किए जाने की नीति, जिसके दौरान उनकी हार भी रही और बहुत मुश्किल से जीतते हुए आए। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह भी बैकफायर कर गया। और उनकी सबसे अंतिम नीति के बारे में अगर बात किया जाए तो उनके द्वारा कई सारे ऐसे प्रावधान लाए गए, ऐसे कई सारे नियम कानून लाए गए जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कालिक के रूप में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के इसी पूरे वर्णन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि उनके द्वारा कई सारे ऐसी रचनाएं की गई, ऐसी कई नीतियां लाई गई जो असफल रही। इतना ही नहीं, बदाऊनी जो उनकी नीतियों से चिढ़े हुए थे, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि राजा को जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई, जो मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की। इसके बाद गद्दी पे आते हैं उनके कजन फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कहा जाता है कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था रही जब उस दौरान उन्होंने संपूर्ण दिल्ली को समेटने की प्रयास किया और कई सारे विभागों की रचना की, जैसे दारुल सफा। दारुल सफा के बारे में अगर कहा जाए तो एक हॉस्पिटल की रचना किया। दीवाने खैरात, जिसमें मुगलों या इस्लाम धर्म के लोगों के लिए विवाह व्यवस्था करवाई गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कई प्रकार के कर लगवाए। जो प्रमुख 4 कर ऐसे हैं, जजिया, जकात, खम्स, ऐसे कर लगाए और खराज। जजिया गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर, जकात मुसलमानों पे लगने वाला कर, खराज यह भी एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जो लगभग 1/3 या 1/4 टैक्स लगाया गया। भूमि पर लगने वाला कर और अंत में खम्स, जो कि बूटी यानी युद्ध में जीते गए जो चीज होते थे, जो भी राजस्व मिलता था वो वहां के सेना में बंटवा दिया जाना। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार, फिरोज शाह तुगलक इतिहास में रहे हैं जिन्होंने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगवाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही। आज तक कभी भी ब्राह्मणों पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल को
अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो यह भी माना जा सकता है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहर निर्माण के लिए अत्यधिक योगदान दिया। यमुना नदी पर उन्होंने कई सारे नहर का निर्माण करवाया और वर्तमान में दिल्ली के यमुना नदी को भी बाइफरकेट करा दिया, यानी उसकी जल निकासी को भी मोड़ दिया। इतना ही नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर का निर्माण करवाया, जौनपुर शहर का निर्माण यूपी में करवाया और फिरोज शाह कोटला मैदान का भी निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि तुगलक साम्राज्य में एक काली छाया पड़ गई। जब नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जब शासक रहे तो 1398 में तिमूर द्वारा इनके साम्राज्य में आक्रमण किया गया। कहा जाता है तिमूर द लेम मैन, यानी तिमूर लगड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो इनकी क्रूरता के चर्चे इतने थे कि नसीरुद्दीन महमूद शाह ने बिना युद्ध लड़े ही दिल्ली को छोड़कर भाग गए और इन्होंने अत्यधिक धन लूटा और कहा जाता है कि दिल्ली बहुत ही ज्यादा सिमट गई। और यह वही समय रहा है जब दिल्ली के जो भी क्षेत्र में उनके कब्जे रहे, कई सारे लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नसीरुद्दीन महमूद शाह के बाद तुगलक साम्राज्य लगभग अंतसा हो गया। तो दोस्तों, ये रही तुगलक साम्राज्य की वो कहानी जो भारत के इतिहास में आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जानी जाती है, कला संस्कृति के लिए भी। और इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया तथा कई सारे ऐसे मकबरों और कई सारे महलों के लिए भी जानी जाती है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए कई प्रकार के कर और उनके द्वारा लाई गई नहर व्यवस्था के लिए भी इसे जाना जाता है।